साथियों नमस्कार। हम लोग देख रहे हैं राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान में एक विषय है, वह है संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण के संदर्भ में आज हम लोग देखने वाले हैं संविधान सभा की कार्य प्रणाली। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा है संविधान सभा की मांग और उसके गठन के बारे में। तो अगर आपको संविधान को बेहतर तरीके से समझना है तो आप शुरुआत से देखेंगे तो ठीक से समझेंगे। तो चलिए आज देखते हैं संविधान सभा की कार्य प्रणाली। संविधान सभा की कार्य प्रणाली की हम लोग बात करते हैं तो संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। इसलिए बैठक में केवल 221 सदस्यों ने ही हिस्सा लिया। टोटल 289 सदस्यों में से 211 सदस्यों ने बैठक में हिस्सा लिया। इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का, यानी सभा से मतलब है संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इनके साथ ही डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी एवं वीटी कृष्णामचारी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष बने। अब देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। अगर हमें संविधान सभा को समझना है किसी कार्य प्रणाली में तो उद्देश्य प्रस्ताव को समझना जरूरी है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में
सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें संवैधानिक संरचना के आप ढांचे को समझ सकते हैं इनके संविधान प्रस्ताव से, इनके उद्देश्य प्रस्ताव से। तो चलिए हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव को देखते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित नेहरू ने किन किन बातों का जिक्र किया है। पहला उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित नेहरू ने दिया वो था संविधान सभा भारत की एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। संविधान सभा क्या करती है? भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। भारत को चलाने के लिए संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। पहले प्रस्ताव में ये रहा, प्रस्ताव नंबर 2। दूसरा में ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, इसके अलावा भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय प्रांतों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र, भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे, जो भारत में हाँ कह सकते हैं, भारत में शामिल होना चाहेंगे या भारत के संविधान सभा में शामिल होना चाहेंगे, भारतीय संघ के हिस्सा होंगे, भारतीय संघ के हिस्सा होंगे, वो भारतीय
संघ के भाग होंगे। तो कौन कौन? ब्रिटिश राज में शामिल क्षेत्र जहां पे ब्रिटिश का शासन था, भारतीय प्रांतों में शामिल क्षेत्र जहां रियासतें थी, उसके अलावा उसके बाहर के क्षेत्र जैसे अंडमान निकोबार इत्यादि वैसे और क्षेत्र, या उसके अलावा अन्य क्षेत्र जो भारत में शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ के हिस्सा होंगे। तीसरा, उक्त वर्णित सभी क्षेत्र तनख्वाह उनकी सीमाओं का निर्धारण, ये सभी क्षेत्र की बात हो रही है ऊपर वाला। उक्त वर्णित सभी क्षेत्र तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण, उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा करेगी। जो भारत की संविधान सभा है वो करेगी। इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी उन राज्यों को प्राप्त होंगे। चौथा, संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां संप्रभु स्वतंत्र भारत जो देश है की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग, इनके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग जो कुछ भी है सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। सभी का स्रोत, ये शक्तियां कहां से आएंगी? भारत की जनता से। भारत की जनता होगी। क्या क्या प्रस्ताव आए? भारत को स्वतंत्र एवं प्रभु गणराज्य घोषित किया जाता है, स्वतंत्र है और संप्रभु है। भारत को चलाने के लिए संविधान निर्माण की घोषणा करती है। संविधान निर्माण जो सभा है वही भारत को चलाएगी। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र जो ब्रिटिश शासित क्षेत्र थे वो, भारतीय प्रांतों में शामिल सभी क्षेत्र जो किसी राजा महाराजा का अधीन है वो, और भारत से बाहर किस प्रकार के सभी क्षेत्र या अन्य क्षेत्र जो भारत में शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ के हिस्सा होंगे। इसके बाद ये सभी क्षेत्रों की बात हो रही है। सभी क्षेत्र तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण कौन करेगी? संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। उनका क्षेत्र क्या होगा? जैसे राज्य का बंटवारा होना था तो राज्य अलग अलग राज्य का निर्माण करना था, तो उसके आधार पर जो राज्य का निर्माण करना था, तो कोई अगर संप्रभुत्व अगर कोई राज्य हमें शामिल होता है और फिर कहता है कि हमारी सीमाएं हमारी ही रह जाएंगी, तो ऐसा नहीं। इसीलिए कहा गया है कि सबका निर्धारण भारत की संविधान सभा करेगी। संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार, जो भी भारत स्वतंत्र भारत के पास जो भी संप्रभु शक्तियां हैं या जो प्राधिकार हैं उनमें उनके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। इसके द्वारा ही किया जाएगा।
फिर प्रस्ताव में क्या कहा गया? पांचवा, भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा। क्या क्या? भारत के लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा। राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की क्षमता, अवसर की क्षमता, विधि के समक्ष क्षमता, विधि के समक्ष क्षमता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना। लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। सुनिश्चित की जाएगी। छठा क्या कहता है? छठा प्रस्ताव, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़ों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी। सातवां, संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा। संघ की एकता को, यानी कि भारत में जो विविधता है, जो संघ है, उसकी एकता को अक्षुण्ण बनाया जाएगा। अक्षुण्ण बनाया जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र
समुद्र यानी कि जल एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप शिक्षा प्रदान की जाएगी। सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सुरक्षा प्रदान की जाएगी। 8वां, इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका उचित स्थान दिलाया जाएगा। यानी कि भारत को विश्व में उचित स्थान दिलाया जाएगा। दिलाया जाएगा। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को, ये जो प्रस्ताव था उद्देश्य प्रस्ताव, इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। अब इसे संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्ती रूप को ही हम लोग संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना इसी पे बनी। संविधान की जो प्रस्तावना बनी, इन्हीं उद्देश्यों को केंद्र में रख करके संविधान की प्रस्तावना बनी और उसी के अनुसार संविधान का निर्माण हुआ। अब आगे हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। संविधान सभा ने खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि, जो संविधान सभा था उससे जो देशी रियासत थे उसके प्रतिनिधि धीरे धीरे उसमें शामिल होने लगे। क्योंकि जो कैबिनेट माउंट बेटन जो योजना था उसके तहत जो प्रस्ताव लाए गए थे उसमें रियासतों को लगा कि हमें स्वतंत्रता मिल रही है। उन्हें ये लगा कि अंग्रेज जैसे आए थे, जिस स्थिति में हम थे वैसे ही हमें छोड़ करके जा रहे हैं, इसीलिए हम स्वतंत्र हैं और संविधान जब बन रहा है इसमें भाग लेंगे तो बहुत सारे लाभ हमें भी होंगे। तो 28 अप्रैल 1947 को उन्नीस को 6 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हो गए। इसमें प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल हो गए। शामिल हुए। 3 जून 1947 को
1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंट बेटन योजना बंटवारे के लिए माउंट बेटन योजना को स्वीकार करने के बाद देशी रियासतों के ज्यादातर प्रतिनिधि शामिल हो गए। प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल हो गए। इसके अलावा भारत हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल हो गए। भारत में रहने वाले भारतीय मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल हो गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में कुछ परिवर्तन किया। अगर आप भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को देखना चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप मेरा वीडियो है वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, उस पे आप यूट्यूब चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। तो हम लोग इसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं कि क्या हुए। पहला परिवर्तन क्या हुआ? पहले बार परिवर्तन हुआ, सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया। जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इस संविधान सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने तथा बदलने का अधिकार दे दिया गया। यानी कि संविधान सभा संप्रभु निकाय बन गई। यानी कि संप्रभु होने का मतलब किसी भी बाहरी देश का प्रभाव, किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा संविधान सभा पे। इसे यह अधिकार मिल गया कि ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानून संसद द्वारा पूर्व में बनाए गए कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया गया। करने अथवा बदलने का अधिकार मिला। संविधान सभा को ये मिल गई। दूसरे क्या परिवर्तन हुए? संविधान सभा एक विधायिका बन गई। संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। यानी कि किसी कानून को लागू किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को दो अलग अलग में बांट दिए गए। दो भाग सभा के हुए। पहला भाग का काम था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना।
क्या काम था? स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना। दूसरा भाग क्या था? दूसरा भाग था कानून को लागू करना, देश के लिए आम कानून लागू करना। आम कानून लागू करना। सदस्य सब वही थे, बस काम बटे हुए थे, काम दिनों के अनुसार बटे हुए थे। तो इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन किया जाता था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। इसको ये रहा संविधान सभा, विधायिका बन गई संविधान सभा स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद बन गई। पहली संसद बन गई। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती, जब संविधान सभा के रूप में बैठक होती, तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, क्योंकि इसके अध्यक्ष थे। और जब विधायिका कानून लागू करने की बात आती, तो विधायिका की जब बैठक होती, अध्यक्षता विधायिका की बैठक होती कि इसकी अध्यक्षता जीबी मावलंकर करते। जीबी मावलंकर करते थे। आप कह सकते हैं कि एक ही ये अलग अलग दिनों में अलग अलग काम किए जाते थे। तीसरी बात, दूसरी बात ये आ गई कि विधायिका बन गया। अब तीसरा देखते हैं। तीसरे में जो परिवर्तन हुआ उसमें हुआ कि मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। मुस्लिम लीग के सदस्य जो है सदस्य भारत के संविधान सभा से अलग हो गए। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान के संविधान सभा में शामिल हो गए। जो पाकिस्तान में शामिल हो चुके थे वो भारत के संविधान सभा की सदस्यता छोड़ दिए। इसकी वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत माउंटबेटन योजना के तहत
तय की गई कुल 389 जो सदस्यों की संख्या थी वह 292 हो गई, सॉरी 299 हो गई, 299 हो गई, क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्य थे जो पाकिस्तान के पक्षधर थे वो पाकिस्तान चले गए, वहां सदस्य बन गए उसके पक्ष में। भारतीय प्रांतों की संख्या 296 से 229 हो गई। भारतीय प्रांतों से जो संख्या थी 296 से 229 हो गई, और देशी रियासतों की जो संख्या थी, जो देशी रियासत से थे, तिरानवे से 70 हो गए, क्योंकि बंटवारा जब हुआ तो कुछ रियासत दान पाकिस्तान के पक्ष में हो गए। तो इस प्रकार से सदस्यों की संख्या हुई। इसके अलावा कुछ अन्य कार्य देखते हैं कि इस कार्य प्रणाली में और क्या कार्य हुए। तो इसमें क्या क्या हुआ वो देख लीजिए। अन्य में अन्य कार्य, मई 1949 में राष्ट्रमंडल को भारत की सदस्यता का सत्यापन हुआ। राष्ट्रमंडल में भारत के सदस्य का सत्यापन हुआ। कब? मई 1949 में। मई 1949 को। फिर 22 जुलाई 1949 को, सॉरी 47 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। अपनाया गया। इसके अलावा 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए। भारत के पहले राष्ट्रपति बने। तो ऐतिहासिक दिन रहा। अब थोड़ा कंटेंट पर फोकस करते हैं जो हम लोग को ध्यान देने की इसमें जरूरत है। 2 साल 11 महीने 18 दिन
भारत के संविधान के निर्माण में लगा और इसमें संविधान सभा की 11 बैठकें, इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे किस तिथि को। 11 बैठकें हुई, 11 बैठकें हुई। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। अवलोकन किया। इसके अलावा इसके प्रारूप पर 114 दिन विचार किए गए, यानी कि इस पर बहस चली। संविधान निर्माण में कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए। और बता दूं, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। अंतिम बैठक हुई। और जो हमारी अंतरिम संसद थी वह 1950 से 1951-52 में हुए जो आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। यही संसद। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।